नमस्कार, मैं नहीं हूँ अपने चैनल स्ट्रीम पर तमाम भाइयों, तमाम बहनों और तमाम विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को बायोलॉजी के जीके जीएस मिसलेनियस क्वेश्चन में आप सभी के अगले पार्ट की तरफ हम सभी बढ़ रहे हैं। मिसलेनियस में कंटिन्यू वीडियो मिलता है और आप इस सबको देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि फाउंडेशन तो पढ़ा हूं ही, साथ में उससे वन लाइनर जो होता है मैं वन लाइनर लिखा करके मैं आपको समझा पाऊं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को कर पाऊं। और उसी क्रम में मैं आपके सामने आज आया हूं लेकर के ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। बिना समय हुए डायरेक्ट आते क्वेश्चन पे। पहला जो सवाल है आपके सामने कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है। हमारे शरीर में मनुष्य में भोजन की पाचन क्रिया मुख से शुरू होकर मल द्वार तक खत्म होती है, यानी मुंह में से भोजन जाना शुरू करता है और मल द्वार तक जाके पाचन कंप्लीट हो जाता है। तो मनुष्य में भोजन का पाचन जो है कहाँ शुरू होती है, तो मुख से शुरू होती है। अगला जो है शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। हमारे शरीर में दो नस होते हैं, दो विट्रस होते हैं, एक का नाम धमनी है, दूसरे का नाम शिरा। धमनी की दीवारें मोटी होती है, शिरा की दीवारें पतली होती है। इन पतली शिराओं से अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में फैलता है और शिराओं से मोटी से क्या घूमता है, मोटी से शुद्ध घूमता है। तो आप बोल सकते हैं कि धमनी से शुद्ध रक्त घूमता है और शिरा से अशुद्ध रक्त घूमता है। तो यहाँ पे शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है, तो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अगला है एनिलिडा। एनिलिडा उत्सर्जन में किस उत्सर्जी अंग द्वारा उत्सर्जित निकलता है। देखिए एनिलिडा जो ग्रुप होते हैं, एनिलिडा जो जीवों के समूह है उसके अंतर्गत आता है जोंक और केंचुआ। जोंक और केंचुआ मुख्यतः एनिलिडा ग्रुप के जंतु होते हैं जिसके उत्सर्जन के लिए मतलब टॉयलेट करने के लिए अवशिष्ट पदार्थ निकालने के लिए जो सामग्री होता है उसका नाम नेफ्रिडिया, मतलब नेफ्रिडिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उसके उत्सर्जी पदार्थ को निकाल देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे यह भी बनता है कि एनिलिडा ग्रुप के मुख्यतः कौन जंतु होते हैं, तो क्या बोलोगे, जोंक और केंचुआ। अगला है लोहे की प्रचुर मात्रा किसमें होती है। हरी साग सब्जी में इस कह सकते हो कि आप पालक में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। हरी साग सब्जियों में क्या अधिक मात्रा में लोहे की प्रचुर मात्रा होती है, इसलिए भी उन्हें थोड़ा देर बांध कर रखने से क्लोज करके गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो आप बोल सकते हो हरी साग सब्जी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अगला है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां पाई जाती है। देखो कशेरुक दंड जिसको मेरुदंड कह सकते हैं, यहां से यहां तक इस वाले पार्ट में कशेरुक दंड में 33 को जो होता है वो हड्डी पाया जाता है। एक वन लाइनर याद रखना है, आपके शरीर में 206 टोटल हड्डियां जिसमें से 33 जो है वो कहां पाया जाता है, कशेरुक में। अगला है सिनेबार या हिंगुल किसका अयस्क होता है। सिनेबार या हिंगुल जो होता है वह पारा का अयस्क है, Hg का अयस्क का नाम है सिनेबार या हिंगुल। अब पारा के बारे में एक सवाल पूछा जो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पारा से रिलेटेड जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो उसका नाम क्या है, पारा। और ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, उसका नाम है ब्रोमीन। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में रिलेटेड है पारा से, तो आप याद रखिएगा सिंगुल या सिनेबार किसका अयस्क है, पारा का। अगला है लौंग किससे प्राप्त होती है। भूत प्रेत के फेरा में पड़िएगा, ओझा के पास जाएगा तो बोलेगा लौंग के कली लिएगा, कली, लौंग का कली, इसीलिए लौंग प्राप्त होता है पुष्प कली से, कच्ची कली, पुष्प कली, कली कली। तो लौंग किससे प्राप्त होता है, कली से। अगला वर्ड है वट वृक्ष। पादपों की वट को बोलते हैं बरगद। बरगद जो है पादपों में आवृत बीजी के अंतर्गत आता है। इनके बीज नहीं होते, इनके शाखाओं से लपटों से क्या होते हैं, नया पौधा तैयार होता है, इसलिए इनको आवृत बीजी के अंतर्गत रखा गया है। वट वृक्ष बरगद का पेड़ पौधों के क्लासिफिकेशन में आवृत बीजी के अंतर्गत आता है। अगला जो बीमारी है वो आपको जानना चाहिए, जिस बीमारी का नाम है फाइलेरिया। फाइलेरिया को अलग नाम दे तो इसको बोलते हैं हाथी पांव, और हाथी पांव के बारे में कहा जाता है फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है, हाथी रोग किसके कारण होता है, तो हाथी रोग होता है कृमि के कारण। किसके कारण, कृमि कारण, जिससे आदमी का पैर बहुत मोटा हो जाता है, जिसे हम लोग हाथी पांव का नाम देते हैं। अगला है लिटमस किससे मिलता है। लिटमस जो है एक सूचक का काम करता है जो परिवर्तन के द्वारा बताता है कि कोई विलयन अम्लीय है कि कोई विलयन क्षारीय है। तो लिटमस जो है वह हम लोग प्राप्त करते हैं, उसका नाम है लाइकेन। लाइकेन एक तरह का पौधे होता है, एक तरह का पौधा होता है जिस लाइकेन से हम लोग लिटमस प्राप्त करते हैं। जो
बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो होता है अम्लीय, और जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो होता है क्षारीय, जो आपको याद रखने चाहिए। अगला है, किस मछली में सल्क नहीं होते? ऐसा मछली जिसमें चोइटा नहीं होता है, ऊपरी पार्ट नहीं तो एकदम चिकना होता है, उस मछली को बोलते हैं कैट फिश। नाम है भाई बिलाई मछली, कैट फिश। कैट फिश में कोई चमड़ा होता है लेकिन सल्की मतलब चोइटा नहीं होता, उसके ऊपरी वाले पार्ट में जो मछली के ऊपर पाए जाते हैं वो नहीं था, कैट फिश। अगला है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? अपना से गुर्दा का मतलब किडनी, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर काम करता है? उसको बोलते हैं अपोहन, अंग्रेजी में बोलते हैं डायलिसिस के सिद्धांत पर काम करता है। अब आपसे सवाल पूछेगा अपोहन या डायलिसिस किसे कहते हैं? अपोहन या डायलिसिस का मतलब होता है कि रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ जब अलग कर दिए जाते हैं, रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ जब अलग कर दिए जाते हैं उसे अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। रक्त में उपस्थित अवशिष्ट पदार्थ जब अलग कर दिए जाते हैं वैसे स्टेंट को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं, जो आपकी जानकारी में है। अगला सवाल है, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? कौन सा ऐसा पौधा जिसका पुष्प सबसे बड़ा, उसका नाम रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया। और सबसे छोटा जो पुष्प का नाम है उसका नाम है उल्फिया, उल्फिया, उल्फिया छोटा वाला, बड़ा वाला रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया। अगला जो है जिसका नाम है लिटमस, किससे मिलता है? तो लिटमस मिलता है लाइकेन से, जैसे मैंने आपको बता दिया है लिटमस एक सूचक है। सवाल पूछेगा इंडिकेटर, ज्वलता इंडिकेटर, इंडिकेटर किसे कहते हैं? सूचक। जैसे बिजली वाला में इंडिकेटर लगा देते हैं, और इंडिकेटर में हम लोग देखते हैं कि लाइन है, जल गया था, जल रहा है लाइन, अब भूत आ गया था, पता चल गया कि लाइन नहीं जल रहा है। इंडिकेटर वाला आपसे 12 भद्र गाना इंडिकेटर ऑफ इंडिकेटर बता दिया। लेकिन अंग्रेजी में केमिस्ट्री के भाषा में इंडिकेटर का मतलब होता है कि वैसा जो अपने गंध के परिवर्तन के द्वारा, रंग के परिवर्तन के द्वारा किसी विलयन के अम्लीय क्षारीय होने की सूचना देते हैं, उसे सूचक कहते हैं या इंडिकेटर कहते हैं। नहीं कि अगर दोनों इंडिकेटर का 4 गो इंडिकेटर गाना नहीं है, समझे? यहाँ इंडिकेटर का मतलब क्या है तो जी आप समझ रहे हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, वृक्ष की आयु कैसे ज्ञात की जाती है? वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए उसको हम लोग छिलाई करते हैं, उसके वलय को, वलय मतलब समझते हैं ना, खोखला वाला जो पार्ट होता है, जो तना का जो लेयर होता है, उस वलय को काउंट करके पता करते हैं कि वृक्ष का जो आकार है वो कितने दिनों का है या कितने साल का है। समझ में आया? तो वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए वट वृक्ष, क्या कोई भी ऐसा वृक्ष की आयु ज्ञात करने के लिए वलय को गिनते हैं। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप हमें सुझाव भी अपना दे सकते हैं कि हमें क्या सुधारना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय स्टूडेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।